नीरज, रन ऑन द बैंक में तो बड़े से बड़ा बैंक फेल नहीं हो सकता है। क्योंकि उन्होंने एक और मदद मांगी है कि जिनकी मैंने 40 साल सेवा की है, अब वो मेरी मदद करें। ये बड़ा विचित्र सा स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, देखिए, बट मदद उतनी उतनी ही हो सकती है ना जितना कि उनके पास भी कैपेसिटी है। अब वीसीज रिकॉर्ड अबाउट 2.5 ट्रिलियन कैश पे बैठे हैं, बट वीसीज तो फंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस मार्केट में वो फंडिंग नहीं करना चाहते हैं, और कंपनीज को अपने कैश पर डिप करना पड़ेगा। हम इंडियन स्टार्टअप कंपनीज के बारे में भी अभी यही बात कर रहे हैं कि अब वो लिस्ट हो गए हैं, अब अगर कोई लॉसेस होंगे तो या तो उनके वीसीज फंड करें, लेकिन अगर वो फंड नहीं करेंगे तो उनको कैश में डिप करना पड़ेगा, तो कैश डिपॉजिट्स बैंक में कम होंगे। और दिस इज नॉट अ टू बिग टू फेल बैंक, राइट? यूएस में 4 बैंक्स हैं नीरज, जो टू बिग टू फेल है, जहां पर अगर फेलियर होता है तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, फेड ने कहा है कि दे विल कम इन एंड सपोर्ट बिकॉज दे आर सिस्टमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। ये तो उनमें से नहीं है, 10 और में है। तकरीबन रिलेटिवली छोटा बैंक है, तो फेल हो सकता है नीरज, बिल्कुल हो सकता है। ये एक चिंता की बात है भेजी। अच्छा, मैं इसको जैसे समझा, बड़े अच्छे से हमने समझाया इन्होंने कि ये क्या है, मतलब असला खत्म हो गया आपका, तो अभी आप गोली कैसे चलाएंगे। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है जी। और मैंने सोचा कि अभय जी को दे देते हैं। हाँ। अभय जी आप रख लीजिए, आप मुझे 25 पैसे दे दीजिएगा, लेकिन सुरक्षित रखिएगा। अभय जी मेरे से स्मार्ट आदमी है, तो उन्होंने क्या किया, उसको कहीं लगा दिया। अब मेरा नाम क्यों ले रहे हैं इसमें? दर्शकों को समझाने के लिए अभय जी अमूर्त डिस्क्लेमर है। डाल दीजिए आप। ये सिर्फ समझाने के लिए। तो अभय जी ने क्या किया, ये पैसा और कहीं लगा दिया कि वहां से उनको मिलेगा 2 रुपए ब्याज, तो जब मैं मांगूंगा तो उधर से निकाल के हमको दे देंगे, लेकिन वो 2 रुपए मिलेंगे 10 साल बाद या 30 साल बाद, क्योंकि आपने एमबीएस में लगाया, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज, वो मेच्योरिटी पे है। इस बीच क्या किया कि हमने क्यूटी शुरू कर दिया, एफडी, कि हमारा क्वांटिटी, क्योंकि इस एमबीएस के सबसे बड़े बायर तो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने कहा हम तो नहीं लेंगे। तो अब ये क्या करें, इस बीच क्या हुआ, ट्रिगर हो गया, ये बिल्कुल पैसे निकलने शुरू हो गए, तो इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो जो पैसा हमने आपको दिया था वो दरअसल आपके पास अब बचा ही नहीं। अब आप अपना धंधा कैसे चलाओ, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं बचा। ये एक बहुत ही टिपिकल संकट यहाँ पे खड़ा हो गया, जैसा कि अनुराग कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल। तो इसका असर कहाँ कहाँ होगा, ये बताइए ना सर। असर ऑलरेडी दिख रहा है, आपने देखा कल जो यूएस के 4 बड़े बैंक्स हैं, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, ये सबके स्टॉक्स 5-6% डाउन थे, और वो इसलिए है कि कोई बैंकिंग सिस्टम आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। सब एक दूसरे के साथ क्रेडिट लाइंस हैं, बिजनेस चल रहा है, कोई रिसीवेबल है, तो इन्वेस्टर को इस समय सबसे बड़ा डर है कि किसी को मालूम नहीं कि अभी किसकी लाइबिलिटी कितनी है एसवीबी फाइनेंशियल की तरफ। तो वो एक थोड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट बनेगा जब तक बैंक्स आके क्लियरली नहीं कहेंगे कि हमारा एक्सपोजर एसवीबी फाइनेंशियल पे X% है और ये इतना इमेटीरियल है। तो वो हो सकता है अगले 2-3 दिन में अपना एनालिसिस करके वो आ जाए डेटा। तो पर इसमें मुझे कोलैटरल डैमेज की बस ये एक सेक्टर स्पेसिफिक है, जैसे अनुराग जी ने भी कहा, जो एक बड़ा स्टार्टअप सिलिकॉन वैली का जो इकोसिस्टम है, जो काफ़ी सालों से अच्छा हरा भरा चल रहा था, और एक बैंक था जिसका ओवर एक्सपोजर है उस सेक्टर के ऊपर, और उसने अपना रिस्क ठीक से मैनेज नहीं किया, एसेट लायबिलिटी मैच नहीं की, जो बैंक्स का बेसिकली काम है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका एसेट और लायबिलिटी मैच रहे हमेशा, वो नहीं हुआ इस समय। तो उसकी वजह से एक स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि अब जैसे पीटर थील हैं, मार्क एंड्रीसन है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी अपने स्टार्टअप्स को कह रहे हैं कि आप अपना पैसा निकाल लीजिए, आपको छोड़ना है तो $2.5 लाख छोड़ दीजिए, उसके ऊपर का जो भी पैसा है निकाल के दूसरे बैंक में डाल दीजिए। सबको डर है, एक माहौल हो जाता है ऐसा। तो अब रिकैपिटलाइज भी कर रहा है एसवीबी बैंक, $2.25 बिलियन उसने रेज कर लिए ऑलरेडी। पर अब इन्वेस्टर्स को ये भी डर है कि वो शायद पूरा ना पड़े, जो कैपिटल लॉस लिया है उसने अपनी सिक्योरिटीज पे, उसको कवर करने के लिए। तो ये एक गोइंग कंसर्न रहेगा भी कि नहीं। तो ये बहुत सारी अभी अनसर्टेनिटी है। तो इस माहौल में क्या होता है, जो सिलिकॉन वैली का जो बिजनेस है वो तो फ्रीज हो जाएगा जब तक क्लैरिटी नहीं आती। तो मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते ना वहाँ से कुछ फंडिंग किसी स्टार्टअप्स को ग्लोबली आने वाली है, ना उनके जो जनरल पार्टनर्स हैं, जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं फंड्स के, वो फंड्स में पैसा डालेंगे जल्दी में, क्योंकि सब देखेंगे कि अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते की हो क्या रहा है, किसको क्या डैमेज है, कौन फंसा कौन निकल गया। तो ये एक थोड़ा स्लो डाउन ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग में रहेगा 2-3 महीने। अच्छा, ये परसेप्शन पे चलता है बैंकिंग वाला, एक अफवाह उड़ा दीजिए कि देखिए उसमें एटीएम में पैसे नहीं, लाइन लग जाएगी 2 मिनट के अंदर।
ये तो रिस्क का बिजनेस है और ये सेक्टोरल। अब मैं कहूँगा ऐसे हमारी भी कंपनीज हैं इस देश में, गोल्ड फाइनेंस का काम करते हैं जो, अब गोल्ड फाइनेंस में भी आपका कोलैटरल है गोल्ड का एक सर्टेन प्राइस पे। अब आप वो प्राइस अगर गिर गया 30-40% सडनली हफ्ते भर में, तो आपके ऊपर भी आप वो एक्स्ट्रा इमीडिएटली तो बढ़ा नहीं सकते अपना सिक्योरिटी, जो जिसको लोन दिया है वो शायद हाथ खड़े कर दे या टाइम लगाए आपको कोलैटरल देने में, तो तब तक आप क्या करेंगे? तो आप भी एक तरह से टेक्निकली इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये तो जो इन्वेस्टर्स को भी समझना चाहिए कि क्या डिफरेंस है एक डाइवर्सिफाइड लोन बुक में और एक बड़ा सेक्टर स्पेसिफिक लोन बुक में। जब टाइम अच्छा चल रहा होता है उस सेक्टर का तो वो बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं, पर एक इनहेरेंट रिस्क भी है क्योंकि उस सेक्टर को कुछ प्रॉब्लम हुई तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको आएगी एज अ लेंडर। करेक्ट। अच्छा संजय जी, ये जो पूरी घटना है, और विशाल जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं, क्या इस घटना को, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको आप कंपेयर मत करिए लीमन ब्रदर्स वाली घटना से या सब प्राइम वाली किसी चीज से कंपेयर मत करिए, ये एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब आपको ऑब्जर्वेशन क्या, अब आपके जो क्लाइंट ने पूछा ही होगा कि क्या हो गया संजय जी, तो आपने कैसे समझाया उनको? तो देखिए, चूंकि फेड का पिछले एक साल में 500 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक का असर कहीं ना कहीं दिखना था, उसी एक संदर्भ में चूंकि ये घटना घटी है तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ये पूरे सिस्टम को ना परवेड कर जाए, तो ये सबसे बड़ी आशंका है। और जैसा कि अनुराग ने भी कहा कि ये बैंक लेहमैन के कंपैरिजन में या जो बड़े 5 बैंक हैं यूएस के, उनके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ये सिस्टम को शायद उस हद तक अफेक्ट ना करे। लेकिन माहौल जैसा है अभी, थोड़ा सा सहमा हुआ माहौल है, तो उसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज मैग्नीफाई हो जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में लोगों का डर बढ़ा है। हाँ, और लोग तो ये भी कहने लगे कि इंडिया में भी कहीं ये घटना रिपीट ना हो जाए, जो कि मेरे ख्याल से ऐसा इंडिया में होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेक्टोरल लिमिट्स है बैंक्स के लिए, और वो पीरियोडिकली रिव्यू भी होता है। और पिछले अगर आप कुछ सालों में देखें तो ऐसे बैंक्स थे जिन पर रन हुआ, बहुत पहले चले जाए तो माधवपुरा बैंक लें, हाल में अगर लें तो पीएमसी बैंक लें, लेकिन इन बैंक्स के कोलैप्स होने के कारण कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिस्टम पर दबाव बढ़ा। तो मेरे ख्याल से भारत के कंटेक्स्ट में इसका असर नहीं होगा, लेकिन एक डर का माहौल तो जरूर पैदा हो गया है। सेंटिमेंट खराब हो गया। विशाल जी आपने क्या इसको ऑब्जर्व किया, आपका क्या रीडिंग है इस पूरी घटना पे? अच्छा, वो एक सिल्वर गेट, हम लोग उसकी बात नहीं कर, वो भी एकदम बैंक्रप्सी के करीब पहुंच गया, उसने भी बहुत क्रिप्टो की फंडिंग करी थी, लिया दिया, और बाद में पता लगा कि सब अंडरलाइन कुछ है ही नहीं। तो वो तो मतलब एक तरीके, अच्छा लोग कह रहे हैं कि ये ट्रिगर उधर से हुआ, जब सिल्वर गेट में ऐसा हुआ तो लोगों ने कहा भाई उधर भी चलो देखो, सिल्वर गेट के साथ साथ सिलिकॉन वैली